नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम बिंदास और शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास आपकी शुरू हो गई है और उसके बाद हम इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं और क्लास को सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। तो आइए भाई अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी पहले सेल डिवीज़न के बारे में और उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ कर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा न्यूट्रिशन है। तो आपके कमेंट्स मेरे पास तक बिल्कुल पहुंच चुके हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो पिछली क्लास में ना मैं आपको सेल डिवीज़न पढ़ा रही थी, कोशिका विभाजन। इसी से हमें अभी थोड़े से एक दो पॉइंट पढ़ने हैं और उसके बाद फिर अपने नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन, यहाँ से हमारी चीज़ें चल रही थी। मैंने पिछली क्लास में आपको इंटरफेज अवस्था जो है कोशिका विभाजन की जो अंतरावस्था थी, है ना, उसके बारे में आपको बता दिया था। तो हमने पिछली क्लास में अंतरावस्था के बारे में बात कर ली थी, इंटरफेज स्टेज के बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग आगे थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में एम फेज के बारे में पढ़ेंगे। एम फेज, तो आइए एम फेज के बारे में पढ़ते हैं। एम अवस्था, इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो कोशिका विभाजन की जो एम अवस्था है इसे कितने भागों में बांटा है? दो। इस एम अवस्था का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है माइटोसिस और मियोसिस। सॉरी, माइटोसिस और मियोसिस। तो चलिए आइए बात करते हैं माइटोसिस की, जिसको कहते हैं समसूत्री विभाजन, जिसको कहा जाता है समसूत्री, ठीक है, विभाजन, समसूत्री विभाजन या अवस्था। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, दूसरा का एम का मतलब होता है मियोसिस। दूसरे एम का मतलब क्या होता है? मियोसिस। ठीक है, तो दूसरे एम का मतलब हो जाता है मियोसिस, जिसको कहते हैं हम लोग अर्धसूत्री। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री अवस्था। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों की दो अवस्थाएं होती हैं एम फेज के अंदर। एम का मतलब ही होता है भाई माइटोसिस और मियोसिस, तो दोनों एम से शुरू होती है, इसीलिए इनको कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलें आगे, आगे बढ़े। अच्छा ज्योति भाई, बहुत सारा आशीर्वाद है बच्चे आप सभी बच्चों पर, और खूब मेहनत करो और खूब आगे जाओ प्यारे दोस्त। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो माइटोसिस और मियोसिस है इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। तो सबसे पहले तो इनकी खोज पूछी जाती है दोस्तों कि माइटोसिस की खोज किसने करी थी। तो जब हम लोग माइटोसिस की खोज की बात करते हैं, जब हम लोग माइटोसिस की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो इसकी जो खोज करी थी वो करी थी वाल्डर फ्लेमिंग ने। किसने? वाल्डेयर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दोस्तों? वाल्डेयर फ्लेमिंग। आप लोग फ्लेमिंग याद रखना काफ़ी है। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं कि वाल्डर फ्लेमिंग या वाल्डेयर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसकी खोज करी थी दोस्तों, तो समसूत्री विभाजन की। तो पूछा जाएगा कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने करी थी, तो आप बताते हो वाल्डर फ्लेमिंग ने 1882 में। आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि मैम अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने करी थी, तो हु डिस्कवर्ड मियोसिस। तो जब हम मियोसिस की डिस्कवरी की बात करते हैं तो मियोसिस सेल डिवीजन को डिस्कवर किया था हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? हर्टविंग। ठीक है, हर्टविंग, या इनका पूरा नाम क्या है? ऑस्कर हर्टविंग। तो कई बार इनको हर्टविंग लिखा जाता है या कई बार ऑस्कर, ऑस्कर हर्टविंग, आप लोग नाम याद रखोगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की, ऑस्कर हर्टविग। ठीक है, ऑस्कर हर्टविग। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें, ये पहला पॉइंट है जो पूछा जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े भाई, है ना? ठीक है, ठीक, चले
अब हम चलते हैं भाई, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में कोशिका विभाजन पढ़ा था। कोशिका विभाजन जहाँ पर कोई एक कोशिका अपने आप को दो भागों में बांटती है, तो इसकी दो फेजेस थी, इंटरफेज अवस्था, अंतर अवस्था, जिसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अंतर अवस्था के बारे में हमने सब डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में। अब आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी अवस्था, एम अवस्था। एम अवस्था दो अवस्थाओं में बटी होती है, समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस और मियोसिस। इसकी खोज किसने करी? तो वॉल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने करी। इसकी खोज किसने करी? तो ऑस्कर हर्टविग ने करी। ये पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा है। आइए अब दोनों के बारे में बताती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इस तरफ हम लोग लिखेंगे आपका माइटोसिस, इस तरफ हम लोग लिखेंगे माइटोसिस, जिसको कहा जाता है समसूत्री, हिंदी में समसूत्री के नाम से इसको जाना जाता है। और इधर हम लोग लिखने वाले हैं मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस में अर्धसूत्री किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चलिए ये हम लोग देखते हैं अब। तो देखो, जो माइटोसिस होता है, इनके नाम से समझना, इसका नाम क्या है भाई? समसूत्री। सम मतलब समान, मतलब एक जैसा बिल्कुल, और अर्धसूत्री मतलब आधा। तो यहाँ पर बात हो रही है गुणसूत्रों के बारे में। ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल अपने मम्मी के जैसी होती है, मतलब समझ के चलना कि मान लीजिए ये कोशिका है भाई दोस्त, ठीक है, ये कोशिका है। अब ये पूर्ण रूप से बड़ी हो चुकी है, वयस्क हो चुकी है। अब ये चाहती है कि मैं डिवाइड हो जाऊं और एक से दो कोशिकाओं को जन्म दूं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये क्या है, ये इसके अंदर है इसके गुणसूत्र। इसमें कितने गुणसूत्र बैठे हुए हैं भाई? 4। अब जब ये डिवाइड होती है तो ये अपने जैसी दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है। ये देखो, इसने अपने जैसी दो कोशिकाओं को जन्म दे दिया, तो मतलब ये कहलाती है फिर मदर सेल। जो कोशिका डिवाइड होती है उसको कहते हैं मदर सेल, यानी मातृ कोशिका। ये है मातृ कोशिका, यानी यही कोशिका है जो दो कोशिकाओं को बनाएगी। और जो इसने ये दो नई कोशिकाएं बनाई हैं, इन दोनों कोशिकाओं को कहते हैं पुत्री कोशिका। मतलब ये पुत्री कोशिका है, डॉटर सेल है। मतलब ये क्या है? पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। ठीक है, इनको कहते हैं डॉटर सेल। तो ऐसा विभाजन जिसके अंदर एकमात्र कोशिका कितनी पुत्री कोशिकाओं में टूटती है भाई? ये दो है, दो पुत्री कोशिकाओं में टूटती है, और दोनों की दोनों समान होती हैं, मतलब समान गुणसूत्र। अगर इनकी मम्मी में 4 गुणसूत्र हैं, इनमें भी 4 गुणसूत्र, इस तरीके से। तो जहां पर कोई एक मात्र कोशिका दो कोशिकाओं में टूटती है और दोनों कोशिकाएं बिल्कुल अपनी मदर के जैसी होती हैं, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। आई बात समझ में? तो नाम से ही डेफिनेशन समझ जाओगे। इसको क्यों कहते हैं समसूत्री? सम मतलब समान, मतलब यहाँ समान गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पूछ सकता है पेपर में कि किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो आप बताते हो समसूत्री विभाजन में। अगर मदर के पास 4 गुणसूत्र हैं, तो उससे जो दो नई डॉटर सेल बनेंगी, उनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 होगा, नंबर ऑफ गुणसूत्र 4 होंगे। ठीक है ना? क्लियर? चलो, है ना क्लियर भाई? चलिए सोनम बेटा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल समझ जाएंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बायो से पढ़े होते हैं लेकिन समझते हैं मैथ को, तो मैथ भी समझ लेते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मैथ से पढ़े होते हैं लेकिन बायोलॉजी को समझना अगर चाहे तो समझ लेते हैं। तो यहाँ तो आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि सरल शब्दों से ही आप लोग समझने की कोशिश। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन है, माइटोसिस सेल डिवीजन ऐसा डिवीजन है जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। क्लियर? तो अब मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, पहले आपने समझ लिया। इधर देखो, इसका नाम क्या है भाई? अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब आधा, मतलब हाफ। कैसे? देखो भाई, ये फिर से एक कोशिका है, ये बड़ी हो गई है, अब ये चाहती है कि मुझे विभाजित कर दिया जाए, मुझसे नई कोशिकाएं बने। बिल्कुल, इसके अंदर भी कितने गुणसूत्र हैं? 4 गुणसूत्र हैं। जब ये अपने आप को डिवाइड करती है तो पहले तो ये 2 कोशिकाओं में टूटती है, पहले तो ये 2 ही कोशिकाओं में टूटती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इन 2 कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं और बन जाती हैं। एक इससे बन गई 2 और 2 इससे बन गई। तो यहाँ पर आपको दिखा कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 सिमिलर सेल में टूट रही थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में
एकमात्र कोशिका, एक मम्मी कोशिका जो है, एक मदर सेल जो है, ये कितनी कोशिकाओं में टूट रही है? 1 2 3 4। तो ये जो बन रही है ये है डॉटर सेल। एक मदर सेल कितनी डॉटर सेल में यहाँ पर टूट रही है? तो आप कहते हो यहाँ 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं, ठीक है। और चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी। अगर इसमें गुणसूत्र 4 थे ना, तो 4 का आधा होता है 2। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी जाएगी, तो इसीलिए यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है बेटा, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वो विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है तथा एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बंटती है, उसे क्या कहते हैं? डिवीजन इन विच number of chromosomes remaining same and a mother cell is divided into two similar daughter cell। तो इसको आप क्या होगे? समसूत्री माइटोसिस। और वो विभाजन जिसमें एक कोशिका 4 कोशिकाओं में डिवाइड होती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब चलो मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। अभी तो आपने समझ लिया ना कि यहाँ कोशिकाएं कैसे कैसे डिवाइड होती हैं। आइए, तो वही चीज मैंने जो आपको अभी समझाई वही चीज यहाँ पर है। तो इसमें एक सेल क्या होती है? इस तरीके से लास्ट में 2 सेल में डिवाइड। यहाँ पर एक सेल क्या होती है? 4 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कितनी सेल में डिवाइड हो जाती है एक सेल? 4 सेल में। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग चलते हैं और आगे बात करते हैं। आप लोगों की डेफिनेशन मैं लिखवा देती हूँ समसूत्री और अर्धसूत्री की, जिससे आपको पेपर में लैंग्वेज आए तो आप समझ पाए। तो इधर हम लोग एक बार फिर से माइटोसिस लिख लेते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इधर लिख लेते हैं अर्धसूत्री। तो इधर देखो, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि भाई एकमात्र कोशिका, एकमात्र कोशिका, ठीक है, एकमात्र कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में, 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो, कोशिकाओं में विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? एकमात्र कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित। क्लियर? आप लोग लिखोगे अ मदर सेल, अ मदर सेल इज डिवाइडेड, जो बात अभी मैंने पीछे लिखवाई थी, है ना, जो बात अभी पीछे लिखवाई थी, इज डिवाइडेड इनटू 4 है ना, इनटू 2 सिमिलर डॉटर सेल। सिमिलर डॉटर सेल, सिमिलर डॉटर सेल का मतलब तो समझ रहे हो ना? मतलब एक जैसी ही होती है, बिल्कुल जैसी उनकी मम्मी, ऐसे ही जो नई कोशिकाएं बनेगी वो होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या होता है कि भाई एकमात्र कोशिका, एकमात्र कोशिका, यहाँ पर भी एक कोशिका डिवाइड होगी, लेकिन वो कितने भागों में? 4। एकमात्र कोशिका 4 असमान, और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या भी असमान रहेगी, या 4 कोशिकाएं बिल्कुल अलग होंगी, 4 असमान पुत्री कोशिकाओं में, पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पूछे जाएंगे, कोशिकाओं में विभाजित हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो बताओगे अ मदर सेल, a mother cell is divided into 4 different daughter cell, ठीक है, डिफरेंट डॉटर सेल। क्लियर? तो 4 अलग अलग कोशिकाओं में डिवाइड होती है, ये होता है आपका मियोसिस। समझ में आई? मैम पुत्री कोशिका का मतलब क्या होगा? पुत्री कोशिकाएं वो जो डिवाइड होकर बन रही है, नई सेल जो बन रही है, भाई पुरानी सेल से नई सेल बनती है, तो जो मदर सेल है वो हो जाती है आपकी पुरानी सेल, ये ओल्ड सेल है और ये न्यू सेल है, इससे ये बन रही है,
है ना। तो ये कहलाती है डॉटर सेल, इनको कहते हैं डॉटर सेल, और ये मदर सेल हो जाती है। ठीक है, क्लियर। पुत्रों में नहीं होगी, नहीं भाई, बायोलॉजी में पुत्री कोशिका ही कहते हैं, पुत्र नहीं कहते हैं। अब आ जाओ, अब आगे चलते हैं। तो आपने ये पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिया, दोनों का डिफरेंस आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि मैम जो माइटोसिस होता है और जो मियोसिस होता है, ये हमारे शरीर में होते क्यों हैं, इनका यूज क्या है, ये डिवीजन हमारी सेल की कोशिकाओं के अंदर क्यों हो रहे हैं। तो भाई आओ, अब आपको ये भी पूछा जाता है कि जो माइटोसिस होता है इसका क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है हमारे अंदर। तो समसूत्री विभाजन ना घाव भरता है प्यारे दोस्त, है ना। जब आपको कभी चोट लग जाती है तो उस दौरान जो आपका घाव भर रहा होता है, घाव कैसे भरता है, धीरे धीरे वहाँ नई कोशिकाएं बनती हैं। तो नई कोशिकाएं कैसे बनती है, पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, धीरे धीरे नई कोशिकाएं बनती हैं और घाव भरता चला जाता है। तो आपको पेपर में आता है कि जब हमें चोट लगती है और घाव हमारा भरता है, वुंड हीलिंग होता है जब, तो कौन सा विभाजन वहां हो रहा होता है, तो बताओगे माइटोसिस। तो दूसरा पॉइंट लिखोगे कि यह शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होता है। ये पूछा जाता है दैहिक कोशिकाओं में कि हमारे शरीर की दैहिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, तो शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होता है। इस पॉइंट को लिख लो, फिर दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगी। ठीक है, तो आप बताओगे इट टेक प्लेस इन, है ना, कहाँ होता है भाई, सोमैटिक सेल, आपके शरीर की सोमैटिक सेल में होता है ये, सेल ऑफ द बॉडी। तो भाई सोमैटिक सेल कौन सी होती है, कोई बच्चा बताएगा कि सोमैटिक सेल कौन सी होती है। तो आपके शरीर में दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है दैहिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल। तो दैहिक कोशिका कौन सी है भाई, शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ दो, लड़कों में शुक्राणु बनते हैं, महिलाओं में अंडाणु बनते हैं। तो लड़कों के अंदर शुक्राणु को छोड़कर सारी कोशिकाएं दैहिक हैं, लड़कियों में अंडाणु को छोड़कर सारी कोशिकाएं दैहिक हैं। तो भाई दैहिक सोमैटिक सेल कौन सी होती है, ऐसी कोशिकाएं जो शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर हमारे शरीर में है, दीज ऑल आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। तो जो शरीर का निर्माण कर रही हैं वो होती हैं आपकी सोमैटिक सेल। तो आपके सोमैटिक सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, शरीर की दैहिक कोशिकाओं में देह को बनाने वाली कोशिकाएं, देह मतलब काया, काया मतलब आपका शरीर, शरीर को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं दैहिक कोशिकाएं, उनमें होता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इट टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी। अब भाई मियोसिस किस में होता है, ये पूछ लेता है पेपर में कि भाई मियोसिस सेल डिवीजन किसके अंदर होता है, मियोसिस अर्धसूत्री किसके अंदर होता है, ये पूछ लेता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये आप लोगों के शरीर के अंदर जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें होता है। तो बताओगे कि यह शरीर की जनन कोशिकाओं में होता है, यह शरीर की जनन कोशिका, जनन कोशिकाओं को और किस नाम से जानते हैं, इनको हम युग्मक कोशिका भी कहते हैं, जनन कोशिका, कई बार युग्मक के नाम से भी लिखा जाता है, युग्मक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, युग्मक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का विभाजन शरीर की जनन कोशिका या युग्मक कोशिका में होता है। सुशील कुमार आपसे ही पूछ रही हूँ बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको तो आप बताएंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो जनन कोशिका है या जो युग्मक कोशिका है उनमें जो विभाजन होता है वो होता है अब बात यह है, मुद्दा यह है कि जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि शुक्राणु और अंडाणु ये जनन कोशिकाएं हैं। एक शुक्राणु जब अपने आप को विभाजित कर कर नई शुक्राणुओं को बनाता है तो वहां पर जो विभाजन होता है वो यही वाला होता है। महिलाओं में हर महीने एक अंडा, उससे फिर दूसरा अंडा बनता है, तो ऐसे करके जो महिलाओं में अंडे बनते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु बनाने वाला जो प्यारे दोस्त हमारे बॉडी के अंदर विभाजन होता है या हमारी शुक्राणु कोशिका में, हमारी अंडाणु कोशिका में, हमारी स्पर्म सेल ओवम सेल जो डिवीजन करती हैं वो इसी प्रकार के डिवीजन से अपने आप की संख्या को बढ़ाती हैं। तो लिख लीजिएगा इट टेक प्लेस, इट टेक प्लेस, है ना, इट टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल। भाई रिप्रोडक्टिव सेल से तो समझ जाओगे ना, शुक्राणु और अंडाणु की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव सेल या कई बार आपको गैमेट सेल लिखा जाता है पेपर में, गैमेट सेल। तो
तो गैमेट सेल कौन सी होती है मैं लिख देती हूँ यहाँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई शुक्राणु और अंडाणु होते हैं गैमेट सेल। तो आपके शरीर में जो शुक्राणु और अंडाणु है, स्पर्म एंड ओवम, इनके अंदर जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है। मतलब एक शुक्राणु से 4 शुक्राणु बनते हैं, एक अंडाणु से 4 अंडाणु बनते हैं। अभी बताया था ना कि इसमें एक कोशिका 4 कोशिकाओं को बनाती है। तो मतलब आपके शरीर में जो एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणु। वैसे ही तो यहाँ पर शुक्राणु वगैरह के अंदर कैसा विभाजन होता है? ठीक है, तो ये किस में होता है? अंडाणु में। तो शुक्राणु और अंडाणु की कोशिकाएं किस प्रकार विभाजन करती हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आंसर ठोक कर आना मियोसिस। यानी जब कभी भी लैंगिक जनन होगा, जब कभी भी कहीं लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नर और मादा के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर कौन सा जनन होता, कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। युग्मक क्या होते हैं बेटा? युग्मक यही होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होते हैं? ये नर में बनते हैं भाई। शुक्राणु किस में बनते हैं? मेल में। और मादा युग्मक क्या होते हैं? ये होते हैं अंडाणु। तो नर युग्मक मादा युग्मक यही होते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु को ही कहते हैं युग्मक। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब चलते हैं, अब आपको पूछा जाएगा कि ये समसूत्री विभाजन और ये क्या काम करता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें ना हमारे घाव भरे जाते हैं। तो मैं यही लिख देती हूँ तीसरा पॉइंट कि ये विभाजन क्यों होता है। तो आप लोग बताओगे घाव का भरना है ना, घाव भरने पर कोशिका इसी विभाजन को करती है। ठीक है, कोशिका समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जब हमारे अंदर घाव भरा जाता है तो घाव भरने पर कोशिका कौन सा विभाजन करती है। तो घाव भरने पर कोशिका, अरे ये कैसे मिट गया, समसूत्री विभाजन करती है दोस्त। समसूत्री, मान लो मुझे यहाँ चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, अब मैं तुम्हें पढ़ाने आ रही हूँ, तुम कहोगे अरे मैडम जी तुम्हें तो यहाँ चोट लग रही है, मतलब चोट लगती है तो दिखता है ना आराम से, यहाँ डैमेज हो जाती हैं पूरी कोशिकाएं, गड्ढा सा हो जाएगा। तो मैं कहूँगी होने दो, दवाई चल रही है मेरी, थोड़े दिन में अपने आप घाव भर जाएगा। तो जब तुम देखते हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जब मैं क्लास लेने आऊँगी तो तुम कहोगे मैम धीरे धीरे आपकी जो चोट है वो भर रही है। तो मतलब वहाँ इस जगह पर जो कोशिकाएं हैं वो यही वाला विभाजन कर रही थी, 1 से 2 बन रही थी, फिर 2 से फिर 2 बन रही थी, मतलब धीरे 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 नए कोशिकाएं बन जाती हैं यहाँ, और जो घाव होता है वो भर जाता है, हील हो जाता है ऐसे। ठीक है, क्लियर? माइटोसिस का एग्जाम्पल प्लांट है, नहीं बेटा दोनों में होता है ये बेसिकली। ठीक है, प्लांट्स में भी दोनों हो सकते हैं, हम इंसानों में दोनों होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब यहाँ से इतने पॉइंट आपको ये पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर से याद रखें। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट और बताने वाली हूँ। ये दोनों जो विभाजन होते हैं ना, इन विभाजन में कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप और बताने वाली हूँ। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट, और फिर हम नए चैप्टर की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई जब हम लोग बात करते हैं किसकी, समसूत्री विभाजन की, समसूत्री यानी कि माइटोसिस की, तो जो माइटोसिस है ना, और जब हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो मैम इन दोनों में कौन सी अवस्था लंबी है? अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों अवस्थाओं की बात करें, इन दोनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था लंबी है? तो भाई ये अवस्था लंबी होती है। तो बताओगे कि यह छोटी अवस्था है। ठीक है, यह छोटी अवस्था है। कैसी अवस्था है? छोटी अवस्था, ये जल्दी हो जाता है, ये छोटी अवस्था है बेटा। ठीक है, इट इज शॉर्ट स्टेज, इट इज शॉर्ट स्टेज। तो ये कैसी अवस्था है? शॉर्ट स्टेज है। ठीक है, जबकि ये इनको कंपैरिजन करें तो ये लंबी अवस्था है। ठीक है, ये लंबी अवस्था है, ये इसके कंपैरिजन में लंबी होती है, ये लंबी अवस्था है। ठीक है, इट इज़ लॉन्ग स्टेज, स्टेटमेंट दे देता है कई बार, इट इज़ लॉन्ग स्टेज कि माइटोसिस और मियोसिस के बारे में कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, ऐसे आ जाता है। तो बताना कि ये छोटी है, ये लंबी है। क्यों ये छोटी क्यों है? क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो जाती है। कैसे? देखना,
इस अवस्था के भी कुछ चरण होते हैं, वो पूछे जाते हैं। इस अवस्था की भी कुछ फेजेस हैं, वो पूछी जाती हैं। कौन कौन सी फेजेस हैं? तो भाई 4 फेजेस हैं, है ना। कौन कौन सी? पहले नंबर पर आती है प्रोफेज, प्रोफेज अवस्था पहले नंबर पर आती है, प्रोफेज। क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पर आती है मेटाफेज, दूसरे नंबर पर जो अवस्था आती है मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है। दूसरे नंबर की जो अवस्था आती है दैट इज मेटाफेज, मेटाफेज। इस मेटाफेज अवस्था में ही हम गुणसूत्र दिखाई देते हैं। ये पूछ लेता है कि गुणसूत्र कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं, तो इसी में गुणसूत्र दिखाई देते हैं, इसी अवस्था में गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अगर तुम किसी कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो गुणसूत्र नजर नहीं आएंगे। गुणसूत्र कब नजर आएंगे? जब वो कोशिका विभाजित हो रही होगी, डिवाइड कर रही होगी, और डिवाइड करने पर कौन सी अवस्था में दिखाई दे रहे होंगे? माइटोसिस, ठीक है। क्या आप लोग लिख सकते हो? सी क्रोमोसोम। इसी अवस्था में हम क्रोमोसोम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपको कि किस अवस्था में हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं, तो मेटाफेज। तीसरी अवस्था हो जाती है एनाफेज, एनाफेज, ठीक है, एनाफेज। तीसरी अवस्था हो जाती है एनाफेज, और इसके बाद चौथी अवस्था हो जाती है टीलोफेज। तो ये अवस्थाओं के सीक्वेंस भी आ जाते हैं पेपर में। टीलोफेज कैसे? यहां से पूछ लेता है कि कोशिका विभाजन के अंदर एम अवस्था के कौन से चरण होते हैं। एम अवस्था के ये चरण है। पहला चरण प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और चौथा टेलोफेज। यही सेम चरण यहाँ भी होते हैं, बट यहाँ ये चरण 2 स्टेप्स में पूरे होते हैं। यहाँ पर ये चरण 2 स्टेप्स में पूरे होते हैं। कैसे? मैं एक यहीं पे लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। इसके भी फेजेस लिख देती हूँ। भाई इसकी 2 फेजेस होती हैं। कैसे? ये अवस्था लंबी होती है तो 2 फेजेस में। कैसे? एक फेजेस में देखो कैसे होगा। यहाँ पर पहला वही स्टेप रहेगा, प्रोफेज 1। यहाँ भी था भाई प्रोफेज, लेकिन यहाँ प्रोफेज एक ही बार हो रहा था। यहाँ पर प्रोफेज 2 बार होगा। एक होगा प्रोफेज 1 और एक होगा प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 मतलब प्रोफेज 2 बार होगा यहाँ, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2। मैम मेटाफेज, मेटाफेज भी होगा। मेटाफेज 1 होगा एंड मेटाफेज 2। तो मतलब यहाँ सारे स्टेप 2-2 बार होंगे। अब भाई किसी चीज को तुम 2-2 बार कर रहे हो तो उसे करने में टाइम तो लगेगा ही। किसी चीज को तुम एक बार कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा तुम बर्तन धो लो, है ना। मैंने कहा बर्तन धो लो, एक बच्चा कह रहा है गुणसूत्र क्या होते हैं? बेटा डीएनए पढ़ाया था ना, हाँ बताया था गुणसूत्र। डीएनए जो होता है, जो कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं क्रोमेटिन होती हैं, वही क्रोमेटिन फिर गुणसूत्र बनाती हैं, और गुणसूत्रों के अंदर ही डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर जीन होते हैं जो हमारा आनुवांशिक मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई चलो बर्तन साफ कर लो, है ना, बर्तन साफ कर लो। देखो ये होते हैं गुणसूत्र, मैंने आपको दिखाया भी था पिछली क्लास में। यहाँ ये दिख रहे हैं अंदर की तरफ, ये गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र आपको जो अच्छे से दिखाई देते हैं ना, वो मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कोई कोशिका विभाजन कर रही है, भाई ये कोशिका विभाजन कर रही है ना, तो ये अगर पहले ये प्रोफेज अवस्था में पहुंचेगी, प्रोफेज अवस्था में, क्लियर, प्रोफेज में पहुंचेगी दोस्त। तो फिर उसके बाद ये कौन सी अवस्था में पहुंचेगी? मेटाफेज अवस्था में। प्रोफेज के बाद ये पहुंचेगी मेटाफेज। तो जब आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे ना, तो मान लीजिए मेटाफेज अवस्था है, इसमें तुम्हें ऐसे ऐसे गुणसूत्र नजर आएंगे। तो गुणसूत्र जो नजर आते हैं वो मेटाफेज अवस्था में तुम्हें बीचों बीच नजर आते हैं। मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो एकदम देखो मध्य में नजर आ रहे हैं ना, एकदम मध्य भाग में, एकदम मिडिल पार्ट पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, एकदम मिडिल पार्ट पर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये होते हैं गुणसूत्र बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ 2-2 फेजेस में हो रही हैं। अब यहाँ पर तीसरा फेज क्या होगा? ये भी होगा एनोफेज, यहाँ पर एनोफेज भी होगा,
एनोफेज। मैम यहाँ पर एक हो रहा है, यहाँ पर दूसरा होगा, एनोफेज सेकंड होगा। वही हिंदी में मैंने वहाँ लिखी रखे हैं, सेम वही रहेगी। और लास्ट में टीलोफेज भी होगा, टीलोफेज फर्स्ट और यहाँ पर टीलोफेज सेकंड। इस तरीके से यहाँ पर दो दो बार होते हैं ये चरण। अब मैंने कहा बर्तन साफ कर लो, तो तुमने कहा ठीक है। एक बच्चा क्या कर रहा है कि बर्तनों को डायरेक्टली पानी में ऐसे ऐसे धो रहा है और रख रहा है, पानी में धो रहा है और रख रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, पहले वो बर्तनों पर साबुन लगा रहा है, मतलब उसको साबुन से साफ कर रहा है, फिर उसको पानी में धो रहा है और फिर रख रहा है। तो जल्दी कौन सा बच्चा बर्तन धो लेगा, फटाफट बताओ, जल्दी कौन सा बच्चा बर्तन धो के साफ कर देगा? अगर मैंने कहा कि भाई बर्तन धो, तो मैंने दो टीम बैठा दी है, एक टीम इधर काम कर रही है, एक टीम इधर। एक टीम क्या कर रही है, डायरेक्टली पानी में बर्तनों को ऐसे धो रही है और रख रही है। एक टीम क्या कर रही है कि पहले बर्तनों पर साबुन जूना से उसको रगड़ रही है बर्तनों को, फिर पानी में धो रही है, फिर साफ कर रही रख रही है। तो आपने कहा कि कौन सा बच्चा है, कौन सा है जो अच्छे से प्यारे दोस्त क्या कर लेगा, बर्तन को साफ कर देगा? प्रोफेज। क्या हुआ प्रोफेज की स्पेलिंग में? बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर गलत कर दी मैंने, लो इसको ठीक कर लो, प्रोफेज। ठीक है, मैंने लिख दी है बेटा, वहां पर एक बार लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रोफेज अवस्था। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख तो रखे बेटा, प्रोफेज, प्रोफेज ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा। मेटाफेज, मेटाफेज ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा। एनाफेज, टीलोफेज, वो ये सारे देखो, इसलिए नहीं लिखे मैंने दोबारा हिंदी में। तो डायरेक्टली वाले जो है वो जीत जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्टली प्रोसीजर है, यहाँ एक ही अवस्था में कोशिका विभाजित हो रही है, लेकिन यहाँ वही स्टेप दो बार हो रहे हैं। पहले प्रोफेज 1 होगा, फिर दोबारा से प्रोफेज 2 होगा, फिर यहाँ पे मेटाफेज 1 होगा, फिर दोबारा से मेटाफेज 2 होगा। तो जब यहाँ दो दो स्टेप में चल रहा है डिवीजन, तो इसीलिए ये अवस्था लंबी होती है, इसीलिए अवस्था लंबी होती है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो इसीलिए यहाँ पर स्टेप 2 चल रहे हैं, इसीलिए लॉन्ग स्टेज है। वहाँ सिंगल स्टेप में हो रही है सारी चीजें, इसीलिए वो छोटी अवस्था है। अब हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो इससे इस चैप्टर से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना। काफी बड़ा चैप्टर था, काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आ जाओ, चलते हैं बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर तो तुम्हारे दिमाग में बहुत ही अच्छे से घुसेगा। वैसे तो कोशिका वाला भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था, क्योंकि भाई थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा बारीकी वाला चैप्टर है। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं, कई बार लगता है उनको, है ना ऐसा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब एक दो बार देखोगे ना, रिवाइज करोगे, अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक, अब आओ आगे बात करते हैं, है ना। मैम मैं बर्तन जल्दी तुम तो बर्तन बर्तन के ही पीछे पड़ गए हो, मुझे लगता है तुम बर्तन मांजने में के लिए बहुत बढ़िया हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बर्तन भी मांज लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अपना काम करना चाहिए। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, ये अपने बर्तन अपने आप धोते हैं खाना खाने के बाद। इनके घरों में इतने सारे नौकर काम करते हैं, लेकिन अपने बर्तन ये अपने आप धोते हैं। सोचो क्यों धोते हैं? क्योंकि एक साइकोलॉजी या एक स्टडी ऐसा बताती है, जब हम बर्तन साफ करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं उस दौरान। तो इसीलिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, तो ये जो आपके फेसबुक के फाउंडर हैं, इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, ये सब क्या करते हैं, ये अपने बर्तन खुद साफ करते हैं, और उस दौरान इनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज आते हैं। तो इसीलिए अपना काम खुद करना भी चाहिए, है ना भाई। चलो आओ, आ जाओ आगे बात करते हैं। बेटा ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग बैच है उसका, वहाँ पे थोड़ा सा और डीपली कॉन्सेप्ट आते हैं। अब चलो बात करते हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की। सबसे पहली बात कि मैम पोषण क्या होता है, सबसे पहली बात कि मैम न्यूट्रिशन क्या होता है। दोस्तों न्यूट्रिशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया जब हम खाना खाते हैं। भाई खाना सब खाते हैं, या क्लास में कोई ऐसा बंदा है जो खाना नहीं खाता? बताओ। क्लास में मैम आप भी धोते हैं? बेटा मैं तो पूरे घर के धोती हूँ, मैं अपने तो छोड़ो, मैं तो पूरे घर के धोती हूँ, और वहीं मुझे आइडियाज आते हैं, हाँ, बच्चे को कैसे आपको एग्जाम्पल देना है, कैसे नहीं। ठीक है, कहाँ गलत लिखा हुआ है दोस्त, ये बताएं मुझे। ठीक है, वहीं ऐसे आइडियाज आते हैं। चलो ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि मैम न्यूट्रिशन क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर की कि न्यूट्रिशन जो होगा हम लोगों का, बात करते करते ना दिमाग जो है ना
ऐसे भागता है फिर मेरा। चलो अब देखो इधर लिख लेते हैं और पॉइंट को लिख लेते हैं। तो भाई जो न्यूट्रिशन है ना दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो याद रखना एक ऐसी विधि, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे हमने खाना खाया, खाने में हमने खाई रोटी। अब रोटी किसकी बनी थी? गेहूं की। गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जब हमने रोटी खाई तो हमारे अंदर पहुंचा कार्बोहाइड्रेट। हमने रोटी पर घी लगाया, ठीक है, घी लगाया तो भाई घी में क्या था? फैट था, यानी कि घी के अंदर क्या था प्यारे दोस्त? फैट था, यानी वसा थी। हमारे अंदर घी भी पहुंचा, फैट पहुंचा, प्लस अनाज की बनी थी रोटी, तो रोटी में प्रोटीन भी थी। या रोटी को तुमने किसके साथ खाया? दाल के साथ, तो उससे आपको प्रोटीन मिली। आपने साथ में हरी सब्जियां खाई तो आपको विटामिन मिली। तो ये जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जब ये आपके शरीर में पहुंचते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, है ना? भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। तो आप लोग बताएंगे कि भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया, ठीक है, ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्त? न्यूट्रिशन कहलाती है। क्रिया पोषण कहलाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप लोग बताते हो कि पोषण क्या होता है? जब कभी भी हम भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो बताएंगे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ nutrients from the food, from the is known as, ठीक है, known as। तो भाई न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं? कि भोजन से जब हम पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर, समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से समझ में आई। राजन बेटा बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। मैम एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत है। तो बेटा बिल्कुल आपको कोई ऐसा लगता है नया पॉइंट, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप नए पॉइंट्स को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और पुराने नोट्सों में ही नई नई जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, नई ऐड करके चल सकते हो। आगे बढ़े, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर। स्पीकर में क्या दिक्कत आ रही है बच्चा, ये बताओ? आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए, तो जब कभी भी हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब बात यह है कि मैम पोषक पदार्थ कौन से होते हैं हमारे खाने में? न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे खाने में? कोई बच्चा बताएगा कि हमारे खाने के अंदर क्या क्या होता है? भाई खाना क्यों कहते हैं हम खाना क्यों खाते हैं ये बताओ? तो खाना हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि जिससे हमें एनर्जी मिले। जिस दिन अगर मैंने आपका 10 दिन तक खाना बंद कर दिया ना, तुम्हारी कोशिकाएं भूखे मरने लगेंगी और तुम्हारे अंदर एनर्जी डाउन रहने लगेगी, फिर तुम्हारी आवाज़ भी धीरे धीरे निकलना बंद हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा फिर हम स्वर्ग सुधार जाएंगे। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी कोशिकाओं तक पोषण पहुंचता है, न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं। हमारी कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना, विटामिन चाहिए, फैट चाहिए, ये सारी चीज़ें हम खाने से ही अपने अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो खाने के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट। जब हमारी बॉडी इन सब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है उसको कहते हैं हम पोषण। अब न्यूट्रिएंट कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और आती है यहाँ से संबंधित, कुपोषण। एक चीज़ और आती है भाई, कुपोषण। एक और पॉइंट होता है कुपोषण, ठीक है, जिसको कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, जिसको कहते हैं हम लोग मैल न्यूट्रिशन। कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन। मैम ये क्या होता है? ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो भाई तुमने कभी देखा है गरीब बच्चे होते हैं उनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता, गरीब बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता, तो वो गरीब बच्चे क्या होते हैं, उनके शरीर में एक बीमारी हो जाती है ना, उनके शरीर में एक बीमारी हो जाती है। क्या? कि भाई उनके हाथ पैर तो सूख जाते हैं बेटा, और पेट ऐसे बाहर को निकल आता है। इसी को कहते हैं कुपोषण। ये कुपोषण उनमें क्यों होता है? देखो, कू का मतलब है कमी हो जाना, और पोषण का मतलब है पोषक पदार्थों की कमी हो जाना। तो जब बच्चों के शरीर में
पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, उसी को कहते हैं कुपोषण। तो आप लोग बताओगे कि भोजन में पोषक पदार्थों की कमी हो, भोजन में पोषक पदार्थों की कमी, क्लियर, पोषक पदार्थों की कमी। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है कि जब हमारे भोजन में पोषक पदार्थों की कमी होती है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है या किस कंडीशन के साथ हम सरवाइव कर सकते हैं, तो वो हो जाता है मैलन्यूट्रिशन। तो डेफिशिएंसी ऑफ, आप बताएंगे डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो भोजन में पोषक पदार्थों की कमी, भाई जब खाने में पोषक पदार्थों की कमी है तो शरीर में भी पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है ना। जब खाने में पोषक पदार्थ भरपूर है तो आपके शरीर में भी पहुंचते हैं फिर वो। भाई मान लीजिए आपको मैं डेली क्या कहने लगूं कि आपको कागज खाना है ना, एक बच्चे को मैं डेली खाने में कागज दे रही हूँ और एक बच्चे को मैं डेली खाने में हरी सब्जियां, रोटी, चावल, दाल सब कुछ दे रही हूँ, तो कौन सा बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा? तो तुम कहोगे रोटी चावल दाल वाला बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट तो उस खाने में है जो वो बच्चा खा रहा है। कागज में कौन से न्यूट्रिएंट है भैया? कोई से भी नहीं। तो वो बच्चा तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बीमार, वो तो कुपोषित हो जाएगा। तो हमारे भोजन में जब पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है उसी को कहते हैं हम लोग प्यारे दोस्त मैल न्यूट्रिशन। समझ में आ गई बात? क्लियर? मैम सभी लोग कहते हैं मरने पर स्वर्ग सुधार गए, नरक में कौन जाना चाहता है? नरक में कोई जाता है क्या? तो हम अपने मुंह से तो किसी को नरक में भेज नहीं सकते, बाकी वो उनके कर्म है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। चलिए आइए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग बात करेंगे पोषक पदार्थों की या पोषक तत्वों, है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट्स कि भाई कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट्स। भाई पोषक पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा है दोस्तों। पोषक पदार्थ दो तरीके के होते हैं, पोषक पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा है। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक क्या होते हैं दोस्त? माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ। क्या कहते हैं दोस्त? सूक्ष्म पोषक पदार्थ, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक पदार्थ। क्लियर? तो हमने पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा है, एक तो हो जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक हो जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। एक क्या हो जाता है दोस्त? मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो। क्लियर? यानी जिसको कहते हैं वृहद पोषक पदार्थ, जिसको हम कहते हैं वृहद पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थों को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन दोनों से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, कई बार छांटने को आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको पहचानना जरूरी है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में कौन कौन से सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं और कौन कौन से वृहद पोषक पदार्थ हैं। तो सूक्ष्म की अगर बात करें तो बेटा नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म। माइक्रो मतलब ये आपको बहुत कम चाहिए, ठीक है, ये आपको बहुत कम चाहिए। भाई पूनम क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? ये आप कमेंट में लिख दीजिए बेटा, क्योंकि आवाज़ तो किसी की भी नहीं आ रही है, ठीक। चलो अखिलेश आपका कमेंट मेरे पास तक बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है, ठीक है। मैम चैप्टर कब तक खत्म होगा? बेटा सेल वाला चैप्टर खत्म हो चुका है ना, ये सेल वाला अब खत्म, अब नया चैप्टर शुरू हो चुका है आप लोगों का, नया चैप्टर। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कि भाई ये क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो ये इनकी कम मात्रा आवश्यक होती है, या आपको कम मात्रा में ही काफी है, ऐसा नहीं है भर भर के खाने हैं, थोड़े थोड़े खा लो चल जाएगा काम। इनकी कम मात्रा आवश्यक होती है। तो पूछा जाएगा कि जो पोषक पदार्थ शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे सूक्ष्म पोषक पदार्थ, ठीक है। इनकी कम मात्रा आवश्यक होती है, नीड इन स्मॉल अमाउंट,
तो ये आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब लगभग कितनी मात्रा में मैडम? तो आपको ये मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं, मिलीग्राम। आप इनकी मात्रा मिलीग्राम्स में ले लो, काफ़ी है, ठीक है। चलो, तो अब इनके बारे में हमने ये पॉइंट लिख लिया। मैम ये कैसे होते हैं? तो नाम से पता चल रहा है भाई, मैक्रो। मैक्रो बोले तो बहुत बड़े, मतलब वृहद बोले तो इनकी मात्रा आपको जरूरी ज़्यादा चाहिए। तो इनकी मात्रा क्या होती है? इनकी अधिक मात्रा आवश्यक। तो लिखेंगे इनकी अधिक मात्रा आवश्यक। क्या आपको अधिक मात्रा में चाहिए? अधिक मात्रा आवश्यक। इनकी कैसी मात्रा आवश्यक होती है भाई? अधिक मात्रा आवश्यक। क्लियर? समझ में आई बात? इनकी अधिक मात्रा आवश्यक, मतलब नीड इन लार्ज अमाउंट, नीड इन लार्ज अमाउंट। तो ये आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए भाई, अधिक मात्रा में चाहिए। अब अधिक मात्रा में ऐसे नहीं चाहिए कि भाई किलो धड़ी 2 धड़ी लिया है, 5 किलो लिया है। इनकी कम मात्रा आवश्यक है तो ये मिलीग्राम्स में चाहिए आपको, और इनकी ज्यादा मात्रा है तो कितने में चाहिए? तो आप बताते हो ग्राम्स में, ये ग्राम्स में चाहिए। अच्छा, मिलीग्राम बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है, ये बताओ। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जल्दी से बताओ, है ना। तो बेटा ये डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एकदम कॉमन लेवल के क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आते हैं, है ना। जुकाम होता है वायरस के कारण, वायरस लग जाता है, राइनो वायरस, उसकी वजह से जुकाम होता है। ये एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है, ये एकदम मतलब डीप बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन है। तो अब चलो बात करते हैं कि कौन से पोषक पदार्थ ऐसे हैं जो हमें सूक्ष्म कम मात्रा में चाहिए। तो बेटा विटामिन, विटामिन क्या है आपको पेपर में पूछ लेगा, किस प्रकार के पोषक पदार्थ हैं विटामिन? तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम मात्रा में चाहिए, है ना। तो विटामिन हम लोगों को कम मात्रा में चाहिए। एक तो विटामिन हो गई, और मैम दूसरे हो जाते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मिनरल पूछ लेगा कि खनिज पदार्थ किस प्रकार के पोषक पदार्थ हैं। मिनरल्स जैसे आपको कैल्शियम चाहिए, आपको विटामिन, आपको क्लोरीन चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए। तो क्या भैया आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए ये? तो आप कहोगे नहीं मैम, हमें मिलीग्राम्स में काफ़ी है, विटामिन मिलीग्राम्स में चाहिए, खनिज पदार्थ मिनरल्स तो क्या चाहिए प्यारे दोस्त? बहुत छोटा, मतलब मिलीग्राम्स में चाहिए हमें। लेकिन अब बात करते हैं कि वृहद मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आते हैं। तो माइक्रो में आपको 2 याद रखने हैं, विटामिन और खनिज, जबकि मैक्रो में कौन आते हैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं मैक्रो यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। मैक्रो के अंदर कौन कौन आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन आते हैं? तो जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, वृहद पोषक पदार्थों की बात करेंगे, तो जो वृहद पोषक पदार्थ होते हैं तो आप लोग याद रखेंगे कि ये कौन से हैं दोस्त? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपके खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। क्योंकि आप जब खाना खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, दूध में कार्बोहाइड्रेट, फलों में कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तुम सबसे ज़्यादा लेते हो, सबसे ज़्यादा। राहुल बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा विटामिन की खोज कैश्मीर फंक ने करी थी। अभी हम इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट हम ये पढ़ रहे हैं ना कि कौन से सूक्ष्म और कौन से वृहद है, तो फिर इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे सारी विटामिन पढ़ाऊंगी अभी, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी आपको अभी मैं, ठीक है, प्रोटीन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे अभी। तो कार्बोहाइड्रेट हमें लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली चाहिए, तो ग्राम में इनकी मात्रा चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रोटीन, कभी भी पूछे प्रोटीन कैसे पोषक पदार्थ हैं, तो दोस्तों प्रोटीन की भी मात्रा हमें ग्राम में चाहिए होती है, ठीक है। तो प्रोटीन भी हमारे लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तीसरा वसा, फैट, हम लोग घी खाते हैं, तेल खाते हैं, वसा, तो हमारे खाने में वसा भी होती है, दूध में वसा है, ठीक है। हम मूंगफली खाते हैं उसमें वसा है, क्लियर। हम घी तेल खाते हैं, सब में वसा होती है। तो ये भी हमारा क्या होता है? वृहद पोषक पदार्थ होता है। हाँ जी, ग्राम बड़ा होता है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। मैम थोड़ा तेज पढ़ाओ प्लीज, एक पेज भी नहीं भरता। प्यारे दोस्त पेज तो आप भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो भैया, इतने में तुम्हारा एक पेज नहीं भरा तो तुम छोटा छोटा लिखते हो, शायद नन्ना नन्ना लिखते हो बेटा। अब दूसरे बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा,
तो बिल्कुल आपकी जो जो मैं चीज़ें लिखवा रही हूँ पेज भरने से मत उसको रिलेट करो, समझने से रिलेट करो, दिमाग में कितना भर रहा है उस चीज़ को देखकर चलो बेटा, ठीक है। सिर्फ पेज भरने से पेपर क्लियर नहीं होते बच्चा, दिमाग भरने से पेपर क्लियर होते हैं। तो दिमाग में कितना कॉन्सेप्ट रख पा रहे हो क्लास में वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे कि कई बार नोट कर कर लिख लीजिएगा, नोट करके एक चीज़ लिखिएगा आप लोग कि कई बार पानी जो होता है जल, है ना, पानी को भी हम लोग किस में इंक्लूड कर लेते हैं, हम लोग पानी को भी वृहद में, वाटर जो होता है बेटा, क्योंकि जो पानी होता है ना इसकी भी मात्रा आपको ज़्यादा चाहिए, लगभग 1 से 3 लीटर पानी हम लोगों को दिन में चाहिए ही चाहिए, इतना अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये लीटर यानी ये भी एक लार्ज अमाउंट हो जाता है। पानी से वैसे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी को कई बार इंक्लूड कर लिया जाता है वृहद में। और एक बात लिखेंगे कि एक होते हैं प्यारे दोस्त फाइबर, ठीक है, एक होते हैं फाइबर, फाइबर आर नोट इंक्लूड इन न्यूट्रिएंट। तो भाई फाइबर को हम न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड नहीं करते, है ना। फाइबर यानी कि मोटा चारा, मोटा चारा या तो इसको मोटा चारा कहते हैं या कई बार रेशे। तो हमारे भोजन में जो रेशे हैं, है ना, को पोषक पदार्थों में नहीं गिना जाता, पोषक पदार्थों में नहीं गिना जाता। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, पदार्थों में नहीं गिना जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था पेपर के अंदर, एसएससी के एग्जाम में बना था ये कि निम्नलिखित में से कौन पोषक पदार्थों में नहीं गिने जाते, है ना, विच टाइप ऑफ फूड आर नॉट इंक्लूड इन न्यूट्रिएंट्स। तो आपको वहां पर ऑप्शन माना गया था फाइबर या रेशे या मोटा चारा। ये आपके शरीर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, बट ये आपको मल को, जो आपके शरीर में पोटी बन रही है ना, उसको बाहर निकालने के लिए जरूरी। तो वास्तव में जो तुम पोटी करते हो ना वो फाइबर ही होता है, ठीक है। वो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता और वो मल के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। इतना ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाते हैं उतने ही अच्छे से हम मल त्यागते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, है ना, क्या नहीं होता, कब्ज नहीं होता है अगर फाइबर वाला खाना खाएंगे, ठीक है। तो फाइबर हमारे लिए न्यूट्रिएंट नहीं देते कोई, लेकिन ये हमारे मल को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, ये फाइबर होते हैं। जैसे आपने क्या करा, आपने संतरा खाया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ कि भाई एक तरफ तो आपने संतरे का जूस निकाल कर पी लिया और दूसरी तरफ आपने पूरा संतरा मतलब छीलकर ऐसे खाया, कौन सा तरीका अच्छा है खाने का, फटाफट बताओ। हाँ जल्दी से बताओ कौन सा तरीका अच्छा है। एक बार एक तरफ तो मैंने आपको संतरा दिया, आप जैसे सर्दियों में संतरे आ रहे हैं, संतरे के खाने के 2 तरीके, या तो उसका जूस निकाल कर जूस पी जाओ या उस संतरे को आराम से छीलो छिलका उसका और खाओ। तो कौन सा तरीका बेस्ट है ये बताओ, कौन सा तरीका बेस्ट है। मैम खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, खनिज पदार्थ मिनरल, जैसे आपके शरीर में पोटेशियम है, आपके शरीर में सोडियम है, क्लोरीन है ना, आयोडीन है, ये सब होते हैं खनिज पदार्थ, ये सब होते हैं बेटा खनिज पदार्थ, ठीक है। तो कौन सा तरीका बेस्ट है संतरे को खाने का। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि छील कर खाना अच्छा है, कुछ कह रहे हैं जूस निकाल कर पी जाओ वो बढ़िया है। तो मैं बताऊं बेटा छील कर खाना ज़रूरी है, सारे फलों को जूस नहीं पीना चाहिए। जूस तो उसे दिया जाता है जो चबा नहीं सकता, या जूस तो उसे दिया जाता है जो कई बार बीमार हो, जिसकी पाचन प्रणाली थोड़ी सी खराब हो गई हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें संतरे को छील कर खाना चाहिए। क्यों कि जब हम उसको खा रहे हैं तो उसका जूस तो अंदर जा ही रहा है, साथ में उसका जो फाइबर है, वो जो जूस निकालने पर मिक्सी में अलग अलग नहीं इकट्ठा हो जाता वो कचरा, वो फाइबर होता है। तो वो फाइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फाइबर आपके पेट में जितनी गंदगी है ना, उस गंदगी को लपेट कर लेकर आएगा पोटी के रूप में बाहर। तो जितना ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाओगे उतनी अच्छी पोटी बाहर निकलेगी और गंदगी बाहर निकलेगी। तो फाइबर ये होते हैं। फाइबर आपको कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देता, बट ये आपके शरीर में कब्ज की समस्या को दूर करता है, आपके पेट को साफ करता है, आपकी गंदगी को साफ करता है। अगर आपने जूस पिया तो वो तो सीधा एब्जॉर्ब हो ही जाएगा आपकी आंतों में जाकर, हो ही जाएगा, उसमें ज़्यादा ग्लूकोज भी होगा, वो तो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। लेकिन फाइबर के अगर आपने संतरे को खाया चबाकर, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जूस तो गया ही गया अंदर, साथ में फाइबर भी गंदगी को आपके पेट से निकालेगा, आंतों से निकालेगा और पोटी के रूप में बाहर निकालेगा। ये होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है।
अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, कल की क्लास में मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट से चीज़ें शुरू, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कैसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आपको कितने अमाउंट में चाहिए, कितने प्रकार होते हैं इनके, ठीक है, किस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में क्या, चीनी में क्या, फलों में क्या, ये सब पढ़ें, ठीक है ना। कोई दिक्कत अभी किसी भी बच्चे को फटाफट से बताओ, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही हैं। जिसका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। फाइबर कौन से फल में होता है बेटा, सेब में फाइबर है, संतरे में फाइबर है, ज़्यादातर जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां, उनमें फाइबर होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फल सब्जियां अच्छे से खाने चाहिए, है ना। और कई बार जब हम अनाज खाते हैं उसमें भी फाइबर हो, ठीक, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए, ठीक, क्लियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के साथ जुड़ने के लिए। अब हम कल की क्लास में कार्बोहाइड्रेट से चीज़ों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत।